नियमितीकरण पर रार क्या करेगी सरकार, ये हमारा आज का विषय है और आज का सवाल है। और जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है और ऐसी स्थिति में ये महत्वपूर्ण मुद्दा कितना प्रभाव डाल सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ में दरअसल अनियमित कर्मचारियों के दर्जनों संगठन हैं जो लंबे समय से सरकार से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। गाहे बगाहे अनियमित कर्मचारी आंदोलन भी करते हैं। चुनावी साल में विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को हवा देता आया है। अनियमित कर्मचारियों के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण के मुद्दे को जो समिति देख रही है उसके पास अभी तक 24 विभागों से जानकारी नहीं आई है, जिसकी वजह से नियमितीकरण के बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद बीजेपी ने भी अपना बयान दिया है। वो कह रही है कि हजारों लोगों को विश्वास में लेकर कांग्रेस ने जो कमिटमेंट किया था उसे पूरा किया जाए और अगर नहीं कर सकते तो ना बोल दीजिए। अब सवाल यह है कि चुनावी साल में कर्मचारियों को नाराज करने का जोखिम क्यों उठाया जाएगा। सवाल यह भी कि चुनावी साल में भी कर्मचारियों का नियमित होने का इंतजार खत्म होगा या नहीं। कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रखने के लिए देवलाल ठाकुर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ में गोपाल साहू जी हैं जो कि संयोजक हैं छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट की चर्चा को शुरू करें। डिबेट पर जाएं उससे पहले एक बार एक रिपोर्ट के जरिए सुनिए कि इस मसले पर अब तक क्या कुछ बयानबाजी हुई है। वो पद के विरुद्ध में है कि नहीं है, वो आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके वेतनमान क्या है, ये सब चीज़ जब तक के पूरा डाटा टेबल में नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जाएगा। तो अभी तक के विभागों के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई है। अनेक बार हम लोगों ने प्रश्न लगाए हैं, बोले कि हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं। 4.25 साल के बाद में उनका न रिपोर्ट आ पाई और न ही उसमें विधि विशेषज्ञ का राय। इससे आप समझ सकते हैं कि ये सरकार जाने की घड़ी अब इनकी आ गई है और इसलिए कर्मचारियों के लिए जो संवेदनशील होना चाहिए वो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि सरकार में गंभीरता नहीं है उनको लेकर के। तो मुख्यमंत्री का बयान भी आपने सुना और इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी बात रखी है और इस पर बातचीत करने के लिए तीनों मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले नितिन भंसाली जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। चूंकि चुनावी साल है और ऐसे में अनियमित कर्मचारी जो हैं, उसके अलावा कर्मचारी संगठनों के जरिए भी अलग अलग स्तर पर लगातार आवाज सामने आती रही है। बजट के दिन भी निराशा इन्होंने व्यक्त की थी कि हम निराशाजनक ये बजट है, हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, हम आगे भी अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। क्या कहेंगे भंसाली जी? देखिए, भूपेश है तो भरोसा है। इन लगातार 4 वर्षों के कार्यकाल में आप देखेंगे तो कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की बात भी थी। इस विषय में कमेटी भी बनी 24 विभागों से, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वहाँ से 24 विभागों से रिपोर्ट नहीं आई। इसमें यह देखना बहुत ज़रूरी है कि उस समय जो नियुक्तियाँ हुई वो किस आधार पर हुई, नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ दिया गया या नहीं दिया गया और बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों का प्रॉपर परीक्षण करने के बाद ही इस पर फैसला हो सकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और ये मामला वो स्वयं देख रहे हैं। जो 24 विभागों से जो रिपोर्ट आ रही है वो आ जाएगी डाटाबेस के आधार पर। बिल्कुल इसमें कर्मचारियों के हित में, जो उनके हित में निर्णय होगा वो लिया जाएगा। तो आपका कहना है कि मुख्यमंत्री स्वयं इस विषय को देख रहे हैं, लिहाजा जो भी कर्मचारियों के हित में फैसला होगा वो लिया जाएगा। देवलाल ठाकुर जी, आपसे एक बार प्रतिक्रिया चाहूंगा इस विषय पर कि भारतीय जनता पार्टी इस मसले को किस तरह से देख रही है। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के मकसद से कि एक उम्मीद की नजर से देख रही है कि अगर कर्मचारी नाराज हुए तो 2023 में आपको भी फायदा मिल सकता है? क्या उम्मीद कर रहे हैं? इसमें फायदे और नुकसान जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के चरित्र को समझने की आवश्यकता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं सफेदा लगाकर पूर्व रचना से राजनीति में आया है, तो निश्चित ये सारे लोगों के हक एवं अधिकार में सफेदा लगाते चले आ रहे हैं। अभी हमने कहा कि मांग कर रहे हैं, आखिर कर्मचारी मांग नहीं कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं। मांगते तो उस चीज को है जिस चीज को हमको जरूरत होती है, लेकिन इन्होंने तो घोषणा पत्र में ही ये वादा कर दिया था कि सारे अनियमित कर्मचारी उन सबको नियमित कर दिया जाएगा। भाई, कर्मचारी तो इनके घर नहीं गए थे कांग्रेसियों की हमको नियमित कर दो कह के। इन लोगों ने तो घोषणा पत्र लेकर उनके घरों तक वोट मांगने के लिए गए कि हमको वोट दीजिए, हमारी सरकार बनेगी, आपको दूसरे दिन हम नियमितीकरण कर देंगे। तो इसमें कर्मचारियों कहां तक इंतजार करेंगे? वो लोग तो संघर्ष में उतर आए हैं, वो मांग वांग नहीं रहे हैं। और इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार 4.25 साल तक आप सोते रहे।
आपको इतना मालूम नहीं चल पाया कि किस रोस्टर प्रणाली से उनकी भर्ती हुई है, क्या उनके मार्कशीट अच्छे सत्यापित थे कि नहीं थे, इनका विज्ञापन कैसा था, ये सारे चीजों के लिए आपके पास प्रशासनिक अधिकारी नहीं है क्या? 4.25 साढ़े 4 साल तक आप सोए रहे, सत्ता में मदहोश होकर मदमदांग होकर आपको भ्रष्टाचार तो करने कुल मिलाकर के लिए ये सारे भारतीय लोगों जनता को पार्टी की बैठा तरफ लेते से ये हैं। कहा जा रहा है लेकिन कि एक सरकार ने 4.25 साल के दौरान अपना जो वादा था उसे पूरा नहीं किया। भंसाली जी आपके पास में आऊंगा, लेकिन पहले चूंकि गोपाल साहू जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। गोपाल जी, जानना चाहेंगे आपसे कि लगातार अलग अलग मंचों के जरिए आप लोग अपनी मांग रखते रहे हैं और इन सब के बीच में अब लगातार ये कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में और ज्यादा अपनी मांग को हम बढ़ेंगे और जो आंदोलन आप कर रहे हैं इसे और तेज किया जाएगा। क्या प्रमुख रूप से मांगे हैं आप लोगों की और क्या उम्मीद कर रहे हैं? प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी है उसको लेकर के हमारा एक संगठन है छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा, ये निरंतर संघर्ष रहता है और हमारा प्रमुख जो 4 मांग है, प्रदेश के समस्त नियमित कर्मचारी है उसको नियमित किया जाए और नियमितीकरण तक 62 वर्ष की जॉब गारंटी। इसी प्रकार हमारे लगभग क्या है 35 से 40 हज़ार जो अनियमित कर्मचारी है उस विगत वर्षों में या इस शासन में जो निकाला गया है उसको हम चाहते हैं कि सरकार रोजगार दे। और तीसरा जो हमारे मांग है वो अंशकालीन से पूर्णकालीन करना है। जैसे स्कूल कॉलेज या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में जो अंशकालिक जो व्याख्याता या अतिथि शिक्षक होते हैं या जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में बीजापुर सुकमा में आपका शिक्षा दूत है, इसी प्रकार का कोंडागांव में ट्यूटर शिक्षक है, बस्तर में अतिथि शिक्षक है, नारायणपुर में अतिथि शिक्षक है। तो हम ये चाहते हैं कि इन अतिथि शिक्षकों जो अंशकालिक है उसको लगभग क्या है पूरे साल भर काम दे और जो अंशकालिक उसे पूर्णकालीन करे। ये हमारे तीसरा मांग है। चौथा हमारा जो सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण मांग है वो आउटसोर्सिंग ठेका बंद करने का है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 30 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि हमारी सरकार आएगी तो जो आउटसोर्सिंग है ठेका बंद करेंगे। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 4 साल होने के बावजूद भी जिसमें सरकार का लाखों सैकड़ों करोड़ बचेगा, ऐसे मुद्दे को भी सरकार क्या है। तो अब जानना चाहेंगे आपसे कि ये टोटल कितनी संख्या होगी जो अनियमित कर्मचारी संघ है? मोटे मोटे तौर पर अगर जाना चाहें तो कितनी संख्या है इनकी? देखिए हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से हमारे पास एग्जैक्ट डेटा है 5,80,000 के समथिंग है, जिसमें से करीब 35,000 जो हमारे साथी बाहर है और जो 5.5 लाख जो कर्मचारी है जिसमें से 2.5 लाख जो है आंगनबाड़ी मितानिन रसोईया ये 3-4 मिला करके है। तो 2.5 लाख जो है जो कार्यालयों में काम कर रहा है, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो या फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, संविदा हो या आउटसोर्सिंग है ठेका, इस प्रकार के हमारी बिल्कुल सरकार ने हमें 10 दिन में नियमित करने का कमिटमेंट किया था। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डेटा वाली बात करते हैं। प्रथम मैं बताना चाहूँगा कि जुलाई 2019 में माननीय मुख्यमंत्री ने खुद डेटा मंगवाया सभी विभागों से और ये आज लगभग 4 साल होने जा रहा है, डेटा सरकार कलेक्ट नहीं कर पाई है। ठीक है नितिन जी, ये आपकी प्रमुख मांगों में से एक था और कई मांगे तो ऐसी थी जिसके तहत ये कहा गया था कि 10 दिन के भीतर इन मांगों को पूरा किया जाएगा और जो वादे आप लोगों ने किए थे, लेकिन वो हो नहीं पाए। तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? सबसे पहली बात तो जन घोषणा पत्र में कहीं पे ये नहीं कहा गया था कि 10 दिन में पूरा करेंगे ये कहा गया है और करेंगे, निश्चित ही करेंगे। पर मैंने जैसा कि कहा कि स्थितियों और परिस्थितियों को देखकर करेंगे, किस प्रकार उनकी नियुक्तियां हुई, किस आधार पर हुई, आरक्षण का लाभ उसमें मिला या नहीं मिला, इन सारी चीजों को देखा जाएगा। ये भाजपा के लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। कर्मचारी नेताजी को भी आपको पूछना चाहिए भैया 15 साल इन्होंने क्या आलू छिला मटर छिला 15 साल, जो अभी हम लोगों से इन 4 सालों का जवाब ले रहे हैं। भैया जनता के दरबार में इन 4 सालों में पूरी ऑडिट हो चुकी है। जितने उपचुनाव हुए 5 के 5 आप हार गए, जितने नगर पंचायत के नगरीय निकायों के पंचायतों के चुनाव में आप संघर्ष कर्मचारी नहीं, संघर्ष भारतीय जनता पार्टी कर ठीक है देवलाल जी, मैं आपके पास अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है नितिन जी, मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है, जो बात यहाँ पर कर्मचारी नेता कह रहे हैं वो ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने वादा किया था, आपके जन घोषणा पत्र में इसका जिक्र था और उसकी वजह से समर्थन मिला तमाम लोगों का, लेकिन अब 4.5 साल बीत चुके हैं लेकिन अब तक वो वादे पूरे नहीं हो पाए। तो सवाल तो सरकार से ही पूछेंगे ना? नहीं, सवाल सरकार से पूछ रहे हैं तो सरकार के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं सरकार के मुख्यमंत्री। जब मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि 24 विभागों से डाटा मांगा गया है, डाटा आ जाने दीजिए, जो भी होगा आपके हक में होगा, हम कर्मचारियों के साथ खड़े। ये सरकार सभी वर्गों का ध्यान रखती है, सर्व वर्ग हिताय सर्वधर्म सुखाय की पद्धति पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। और आप देखिएगा कि इस पर भी
इनके हित में कोई ना कोई बेहतर निर्णय होगा। पर भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए मुद्दे नहीं है, मानसिक दिवालियापन से ये लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में भी 24 विभागों से डेटा मंगाने की बात थी। आज भी मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही है कि वो डेटा जब तक टेबल पर नहीं होगा कोई फैसला कैसे ले जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि बजट जो है वो फाइनल नहीं है, बजट के बाद में भी इसके बारे में फैसला हो सकता है जैसे डेटा मिलेगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये 24 विभागों से डेटा लेना है, ये जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं विभागों की बनती है, और वहां पर अगर दिक्कतें हो रही हैं तो इस संदर्भ में भी कुछ काम किया जाना चाहिए? देखिए ऐसा है हितेश जी कि ये जो बार बार कुछ वादों की बात की जा रही है, तो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं पूरा विश्व एक बहुत बड़ी महामारी के दौर से गुजरा था। कोरोना काल में 2 वर्ष क्या स्थिति थी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कर्मचारी भाई भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अन्य राज्यों में तो कर्मचारियों की सैलरी तक काटी गई थी, कहीं 25%, कहीं 30%, कहीं 40% तक की उनके वेतन में कटौती की गई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने कहीं पर भी किसी कर्मचारी के वेतन में कोई प्रकार की कटौती नहीं की। एक बहुत बड़े चुनौती के दौर से हम लोग गुजरे हैं, राज्य सरकार गुजरी है, उसके बावजूद हमारा निर्णय लेने की हमारी क्षमता स्ट्रांग है। बजट में आप देखिए सारे वर्गों का ध्यान रखा गया है, और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 विभागों की रिपोर्ट आ जाए, फैसला होगा, और ये रिपोर्ट भी आएगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है देवलाल जी, तौर पर 24 विभागों में पत्राचार। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम कर्मचारियों के संदर्भ में बात करने का हक नहीं है, चूंकि 15 साल तो आपकी सत्ता थी, आप लोगों ने कर्मचारियों के हित में अगर बड़े फैसले ले लिए होते तो आज ये स्थिति नहीं आती। देवलाल जी, इस रिएक्शन पर क्या कहना है आपका? देखिए 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने कर्मचारियों के हित में फैसले लिए। मैं फिर से आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। ये डाटा के लिए भूपेश बघेल जी को कहते हैं। भूपेश बघेल जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, भरोसा है बोल रहे हैं। उनको भ्रष्टाचार करने से फुर्सत मिले तब तो वो डाटा एकत्र कराए। 4.25 साल में आपने डाटा एकत्र नहीं करा पाया। इनका जो घोषणा पत्र अध्यक्ष थे, हरा ही हरा दिख रहा है। भ्रष्टाचार तो आप लोगों ने 15 साल भ्रष्टाचार की नदियां बहा दी थी, तो आपको तो सब जगह भ्रष्टाचार ही दिखता है। आपके मुख्यमंत्री की बात करें तो समिति की बैठक कार्यकर्ता सम्मेलन में 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो तो हमारी सरकार बन जाएगी। तो आप तो ये ना कहें भी उपलब्ध है कि कर्मचारियों से कहा है कि मैं छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, जिससे मुझे आत्मग्लानि हो रही है। सरकार है ये सरकार के जहां पर मांग की जाती थी तो लाठियां पड़ती थी, कम से कम बातें तो सुन ले। प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपना रहा है कर्मचारियों के साथ, अनुकंपा नियुक्ति तक नहीं दे रहा है, नियमितीकरण नहीं कर रहा है। और मैं ये सरलता से ये पूछना चाहता हूँ, सुनिए पहले यही तो आ जाता है। कांग्रेस के लोग वोट लेने के बाद किसी को सुनना नहीं चाहते, वोट बैंक की तरह लोगों को इस्तेमाल करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के चीजों को समझने की आवश्यकता। मैं ये कहता हूं कि कर्मचारी क्या कांग्रेसियों के घर में गए थे कि हमें नियमितीकरण कर दो कह के? आप लोग अपने जीत के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए कर्मचारियों के घर गए थे, पैर पकड़े थे कि हम आपको नियमितीकरण कर देंगे। चलिए आप हमारी आज 4.5 सालों में आपको याद नहीं आया? आपके घर कोई नहीं आया देवलाल जी। छत्तीसगढ़ में हम लोगों को कहा है वो किया है, भूपेश सर को भरोसा है और भरोसा कायम रहेगा। कर्मचारियों 5 सालों में होने वाले सारे उपचुनावों में, नगरीय निकायों के और हर स्तर के चुनावों में जनता ने ये जन आशीर्वाद देकर साबित कर दिया है कि जनता हमारे साथ है। के जो कांग्रेस के लोग हैं, ठीक है गोपाल जी, चलिए इन सब के बीच कुछ बुनियादी सवाल है। ठीक है आंदोलनरत है। आ रहा हूं देवलाल जी, आ रहा हूं देवलाल जी, आ रहा हूं। गोपाल जी से भी कुछ बातचीत हो जाए। गोपाल जी, इन सब के बीच कुछ बुनियादी सवाल हैं। ये जो अनियमित कर्मचारियों के संदर्भ में, चूंकि आप लोगों का संगठन है, आपने उसके पूरे आंकड़े भी सामने रखे। ये नियुक्ति के संदर्भ में भी जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की नियुक्तियां की जाती है कर्मचारियों की, तब क्या इस तरह की कोई बात होती है कि आगे जाने के बाद आपका नियमितीकरण होगा या तमाम चीजें होंगी, इसके संदर्भ में भी? और चूंकि ये जो वादा एक कांग्रेस की तरफ से आप लोग कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने वादा किया था और उसके बाद उसको पूरा नहीं किया, उसके संदर्भ में भी क्या प्रक्रिया होती है भर्ती के समय में? क्या उस समय भी इस तरह की कोई बात होती है? नहीं, इसमें क्या है, 2-3 तरह से भर्तियां होती हैं। एक तो पहले होता है संविदा होता है, जो संविदा नियम 2012 या 2004 का है या 2014 का है, उसके अनुरूप किया जाता है। दूसरा होता है दैनिक वेतनभोगी। 2008 के बाद में 2008 के पहले जो 1987 से 1997 के बीच में जो नियमितीकरण हुआ था, जिन लोगों का नियमितीकरण हुआ था 2008 में, उस समय ये सर्कुलर निकाला सरकार द्वारा कि 2008 के बाद किसी प्रकार की दैनिक वेतनभोगी भर्ती नहीं की जाएगी। उसके उपरांत भी क्या है,
शासन प्रशासन सरकार ने रखा, लगभग लाखों करीब 33,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। आज सरकार उसको दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मानने के लिए इनकार करता है, क्योंकि इसमें स्पष्ट उल्लेख था कि यदि जो भी भर्ती होगी शासन से अनुमति लेकर के की जाएगी। लेकिन क्या है, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। केवल पीडब्ल्यूडी विभाग में 5,500 से अधिक दैनिक वेतनभोगी श्रमिक हैं। और इस प्रकार के उद्यानिकी विभाग में 2,000 है, फॉरेस्ट में 6,000 है, तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरा चीज़ क्या है, देखिए ये क्या उनके बाद क्या हुआ, पहले से इस तरह से आउटसोर्सिंग या फिर क्या है जवाबदार मानदेय नहीं हुआ करता था। जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया, उसके आधार पर 2008 में नियमितीकरण हुआ, तो उसमें रिस्ट्रिक्टेड किया गया। उसमें उम्र प्रोग्राम में भी इसमें कहा कि इस तरह से भर की बैकडोर एंट्री नहीं की जाएगी। इसके बाद में यदि आप किसी को बैकडोर एंट्री करते हैं और निरंतर वो 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, तो उनका मौलिक अधिकार बनता है कि वो नियमितीकरण का मांग करें। और हमारा बेस भी यही है। यदि क्या है, हम क्या वर्षों से मैं बता रहा हूँ कि आज समग्र शिक्षा में लोग 30 साल 32 साल से क्या है संविदा में काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर नियमितीकरण के साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो आउटसोर्सिंग को लेकर भी थी। नितिन जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आउटसोर्सिंग को लेकर भी एक प्रमुख बात लगातार इससे पहले सत्ता में आने से पहले कांग्रेस की तरफ से की गई थी, लेकिन उस आउटसोर्सिंग को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए। क्या इसके संदर्भ में भी सरकार कुछ विचार कर रही है? देखिए, पिछली सरकार तो पूरी सरकार ही आउटसोर्सिंग पर चल रही थी। मंत्रिमंडल से लेकर अगर हम पूरी कर्मचारियों की और अधिकारियों की बात करें, तो अभी ऐसा नहीं है। आउटसोर्सिंग बहुत ही जहाँ कहीं आवश्यक होगी, जहाँ पर टेक्निकली चीज़ें ऐसी होंगी कि भाई यहाँ पर इस क्वालिफिकेशन के लोग नहीं मिल पा रहे हैं, या कोई ऐसी बात हुई होगी, तो बहुत ही छोटे स्तर पर कहीं पर कोई हुई होगी कोई नियुक्ति, तो मैं वो मानता हूं कि हुई होगी। पर ऐसा नहीं है इनकी सरकार के जैसा कि लाखों रुपए सैलरी देके अन्य प्रदेशों के लोगों को, हजारों लाखों लोगों को छत्तीसगढ़ में नियुक्ति दे दी और छत्तीसगढ़ के लोगों के अधिकारों को और उनके हकों को मारा गया। जी गोपाल जी, कुछ संक्षेप में बोलिएगा। देखिए, आउटसोर्सिंग ठेका में लगभग वर्तमान में 75,000 से अधिक नियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। सिर्फ क्या है, बिजली विभाग में करीब 23,000 क्या ठेका कर्मी है। इसी पर आबकारी विभाग में आउटसोर्सिंग से 5,500 को रखा गया है। अभी तत्काल बता रहा हूँ, जिसमें कि नगर सेना में आउटसोर्सिंग के बाद आउटसोर्सिंग भर्ती की जा रही है। जितने भी यूनिवर्सिटी है या फिर मेडिकल कॉलेज में, इसमें क्या शासन का आदेश है कि आउटसोर्सिंग की भर्ती करने का। जो अब कर्मचारी के वहाँ पर 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, उसको हटा करके आउटसोर्सिंग करने की बात हो रही है। ऑलरेडी टेंडर निकाला गया है। बिल्कुल सर, आप देख लीजिए। बिल्कुल नहीं, आप बिना तथ्यों के इस विषय में मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप इस जिम्मेदार चैनल में बैठे हैं तो आप सही आंकड़ों के साथ बैठिए और सही बात कीजिए। हाथ जोड़ के विनती है, हम आप लोगों का सम्मान। मैं ये कहना चाह रहा हूँ गोपाल जी, मुख्यमंत्री है कुटरचना फैला रहा है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे गोपाल जी कि आगे आप लोगों का रुख क्या रहने वाला है, क्या आप लोगों की रणनीति रहने वाली है? चूंकि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि ठीक है, 24 विभाग से हमें डाटा नहीं मिले हैं, डाटा आ जाएंगे, एक समिति बनाई गई है और जल्दी ही इस पर फैसला होगा। आप आगे क्या रुख रहने वाला है आप लोगों? माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वक्तव्य बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और असंवेदनशील है। हम अपनी मांगों को, एक जो कर्मचारियों को संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत हम आंदोलन करेंगे और हमारा एक आंदोलन अभी 12 तारीख को। ठीक है नितिन जी, संक्षेप में बताइएगा कि अगर इसी तरह का रुख रहा तो क्या ये 2023 में चुनौती बन सकते हैं? देखिए, हम तो चुनौतियों से लड़ने वाले लोग हैं और हमने जो कहा है वो किया है। मैंने जैसा कि डिबेट के शुरू में ही कहा कि भूपेश है तो भरोसा है। कर्मचारियों को भी थोड़ी सी समझ दिखानी पड़ेगी। ये उसकी सरकार नहीं है भाजपा की कि जहां आंदोलन होता था तो लाठियां पड़ती थी। ठीक है देवलाल जी, संक्षेप में बताइएगा, मात्र 20 सेकंड के भीतर, पर इनके हित में होंगे। देवलाल जी मात्र 20 सेकंड। देखिए, चुनौतियों से लड़ने की बात कर रहे हैं, मतलब ये परिणाम तक पहुंचना नहीं चाह रहे हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि कर्मचारी इनके घर नहीं गए थे। कांग्रेस के लोग कर्मचारियों को पैर पकड़कर घोषणा किए थे अपने मुद्दों पे राजनीति करो। कांग्रेस चलिए, कुल मिलाकर कर्मचारियों के संदर्भ में और अनियमित कर्मचारियों की जो मांग है, जाहिर तौर पर जिस तरह से उनका रुख है, आगे आने वाले समय में चुनौतियां सामने आ सकती हैं। सरकार ये कह रही है कि हम प्रतिबद्ध हैं, जो हमने वादा किया था उसको पूरा करने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। बजट में भले ही प्रावधान नहीं हुआ, लेकिन बजट के बाद में हो सकता है। इंतजार करना होगा कि इस सिलसिले में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और कर्मचारियों का क्या रुख इस मामले में रहता है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में किस तरह का अपना रुख दिखाती है। आगे वक्त के साथ में इस पर हमारी निगाह भी रहेगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आज शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।